हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। मेरे पीछे जिस इमेज को आप देख रहे हैं, यह दिल्ली की ही दो मौसम की फोटो है। अर्थात जब सामान्य कंडीशन होती है, दिल्ली में नॉर्मल वेदर होता है, तो दिल्ली का ही इंडिया गेट कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है हमको। और जब शीतकाल आता है, अर्थात वह मौसम जब पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में पलारी जलाई जाती है, पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, और तमाम प्रकार की एक्टिविटीज के कारण, या फिर मैं यूं बोलूं कि शीतलन भी इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इनके कारण दिल्ली तथा इसके आसपास के एरिया में और बेसिकली पूरी की पूरी नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में, अर्थात उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हो सकते हैं, दिल्ली NCR वाला क्षेत्र तो पूरा ही इसमें शामिल है, और देखा जाए तो पंजाब हरियाणा वाले रीजन इसमें शामिल हो सकते हैं, चंडीगढ़ वाला क्षेत्र इसमें शामिल है। इन सभी में आपको पॉल्यूशन की मात्रा, बेसिकली जो वायु प्रदूषण होता है, इसकी मात्रा में आपको वृद्धि ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब इसके पीछे के कारणों पर यदि हम डिस्कस करें तो आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। भाई, दिल्ली की पॉपुलेशन ही इतनी है, दिल्ली की जनसंख्या ही इतनी है कि यहां पर आपको प्रदूषण बहुत अधिक देखने के लिए मिलेगा। अर्थात जो AQI होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, यह बहुत अधिक देखने के लिए मिलता है। लगभग आज वर्तमान की हम बात करें तो 400 पार चला गया है, यह 400 से ज्यादा यह दर्ज किया गया है। अब इस कंडीशन में सरकार द्वारा, यहां की स्थानीय गवर्नमेंट के द्वारा भी और साथ में केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। क्या करें हम कि मनुष्यों को, अर्थात यहां के जो आम रहवासी हैं, उनको यह जो समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं कि भाई इसी प्रदूषण के कारण अन्य बीमारियां भी जन्म लेती हैं, आंखों में प्रॉब्लम होती है, श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम होती है। इसको कंट्रोल करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय अभी हाल ही में बताया गया है, यह है ड्रोन के द्वारा बारिश कराना, अर्थात जिसको हम सामान्यतः क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। पर यहां पर एक प्रश्न उठकर हमारे सामने आता है कि क्या दिल्ली वाकई में इतनी प्रदूषित है, और क्या दिल्ली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रदूषित है? क्या ये जो हम जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इन सब चीजों के लिए, तो क्या हमारे भारत में ही यही सब चीजें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं? तो ऐसा नहीं है। हम चूंकि भारत में रहते हैं, इसलिए हमको भारत की खबरें ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं और भारत से हम ज्यादा जागरूक भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यहां पर वायु प्रदूषण नियंत्रित है। तमाम एरिया में वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है। इसको आप छोटे से एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा ही एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और उसकी एक सिटी है लाहौर। अभी जो 1900 नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि एक्चुअल में ना ही ये कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, ये वाकई में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जी हां, 1900, अर्थात एक दिन में लगभग 83 सिगरेट्स का आप सेवन कर लें, उतना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है लाहौर शहर में। और यदि दिल्ली का इससे हम कंपैरिजन करते हैं तो लगभग एक दिन में यदि आप 10 सिगरेट का सेवन करते हैं, मतलब कि 400 के करीब इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। मतलब कि विश्व में दिल्ली से भी प्रदूषित कई एरिया हैं, परंतु दिल्ली NCR वाला क्षेत्र, दिल्ली वाला एरिया विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो। तो एक महत्वपूर्ण स्थान रखने के कारण अक्सर आपको दिल्ली की खबरें ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। अब इसको नियंत्रित कैसे किया जाए? नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं, जो केंद्र सरकार है, उसके द्वारा समय समय पर प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि ड्रोन के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। इससे होता क्या है ना, और ये न्यूज का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि एक्चुअल में गुड़गांव के आसपास का जो क्षेत्र है, गुड़गांव में यदि आप रहते हो तो सेक्टर 82 वाला जो एरिया है ना, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसके कंटेक्स्ट पर जाना है, न्यूज पर नहीं जाना है। चूंकि ये कंटेक्स्ट फिर से AQI को कंट्रोल करने के लिए ये फिर से प्रक्रिया सामने आई है, जिसको हम कृत्रिम वर्षा या फिर आर्टिफिशियल रेनफॉल के नाम से जानते हैं। इसीलिए जब भी कोई टॉपिक करंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन में रहता है या फिर चर्चा में रहता है, तो पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार पुनः दिल्ली में हुए प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल रेनफॉल यानी कि कृत्रिम वर्षा का सहारा लिया गया है। यानी कि जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि भाई गुड़गांव में, गुरुग्राम वाला जो एरिया है, यहां पर क्यों कृत्रिम वर्षा कराई गई है? इसका मेन कारण है कि यहां पर होने वाला जो प्रदूषण है
इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर वर्षा कराई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कृत्रिम वर्षा ना ही केंद्र सरकार ने कराई है और ना ही दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट ने कराई है। यह वर्षा यहाँ के जो अपार्टमेंट्स हैं, जो कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, 32 मंजिला जो बिल्डिंग है यहां पर, वहां पर स्प्रिंकल सिस्टम और फायर लाइन का इस्तेमाल किया गया है। और इसके द्वारा गुरुग्राम के जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर यहां पर कृत्रिम वर्षा की व्यवस्था की है। और यह कृत्रिम वर्षा का उद्देश्य एक्चुअल में प्रदूषण को कंट्रोल करना है। और इनका कहा जाना है कि यदि इससे प्रदूषण कंट्रोल होता है तो हम हर दिन यह करने के लिए तैयार हैं। क्या यह एकमात्र उपाय है प्रदूषण को कंट्रोल करने का? नहीं। हरियाणा वाले रीजन में आप देखें, गुरुग्राम में भी यह हुआ है, नोएडा में भी यह हुआ है, दिल्ली में तो हो ही रहा है, और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में भी यह व्यवस्था है जो मैं आगे बताने वाला हूं। चंडीगढ़ में भी है। इसको कहा जाता है कार पुलिंग सिस्टम। अब ये कार पुलिंग क्या है? यानी कि कार को खींचना इसका तात्पर्य नहीं है। कार पुलिंग का मतलब होता है कि भाई जैसे हम एक टैक्सी बुक करते हैं, है ना, आपके जैसे ना जाने कितने लोगों ने टैक्सी बुक की होगी। यदि एक एरिया है, हम मान लेते हैं कि सेक्टर 82 जहां पर गुरुग्राम में हाल ही में बारिश कराई गई है, कृत्रिम वर्षा कराई गई है, यदि इस एरिया की किसी एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट में 10 लोग गाड़ी बुक करते हैं, है ना, 10 बुकिंग आती हैं, तो 10 अलग अलग गाड़ियां आएंगी और 10 अलग अलग गाड़ियों में जीवाश्म ईंधन का अलग अलग प्रयोग होगा। यानी कि भाई कुछ प्राकृतिक गैस से चलती होंगी जिनको आजकल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम देते हैं, कुछ पेट्रोल से चलती होंगी, कुछ डीजल से चलती होंगी। तो यहां पर जीवाश्म ईंधन का जो उत्सर्जन किया गया ये 10 गाड़ियों के द्वारा किया गया। तो हाल ही में कार पुलिंग सिस्टम में यह कहा गया था कि यदि आप टैक्सी शेयरिंग की व्यवस्था कर लें कि भाई ये जो सार्वजनिक क्षेत्रों में टैक्सी का प्रयोग किया जाता है, तो भाई जहां पर 10 गाड़ियां आती, आप एक गाड़ी में यदि 4 लोग भी बनते हैं तो आपको यहां पर 3 गाड़ियां बुलानी पड़ेंगी। तो क्यों ना आप 3 गाड़ियों की बुकिंग करें। इससे होगा क्या? इससे जब आपने टैक्सी शेयरिंग की व्यवस्था की तो कुल मिलाकर इससे होने वाला जो प्रदूषण है इसकी मात्रा कम हो गई। जहां पर 10 गाड़ियां प्रदूषण करती, वहां 3 गाड़ियों ने प्रदूषण किया। तो कार पुलिंग सिस्टम की भी व्यवस्था पहले की गई थी और ऐसी कई व्यवस्थाएं कालांतर में की गई हैं, वर्तमान में की जा रही हैं। परंतु आज वर्तमान में जो व्यवस्था हुई है यह है कृत्रिम वर्षा की। प्रीवियस ईयर में आप देखें तो प्रीवियस ईयर में भी कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। दिल्ली के आसपास वाला जो एरिया है, द्वारका वाला जो क्षेत्र है, यहां पर भी कृत्रिम वर्षा हुई थी। अब जरा समझिएगा कि भाई जब कृत्रिम वर्षा इतनी चर्चा में है और वायु प्रदूषण को इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो यह कैसे पॉसिबल हो पाता है कि कृत्रिम वर्षा के द्वारा आप वायु प्रदूषण को कंट्रोल कर लें। इसको आप ऐसे समझ लें कि भाई वायु प्रदूषण का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। वायु प्रदूषण का मतलब होता है कि जो भारी पदार्थ हैं या फिर भारी तत्व हैं, इनकी वायुमंडल में उपस्थिति बढ़ गई है। और वायुमंडल में उपस्थिति बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें हैं, ये वायुमंडल की निचली अवस्था से या फिर निचली सतह से पलायन कर ये ऊपर आ गई हैं। अब इस कंडीशन में करना यह चाहिए, हमारे लिए आवश्यक ये होता है कि जो भारी धूल के कण हैं, कोहरा बोल सकते हैं या फिर जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, इनको कैसे नष्ट किया जाए। इनको नष्ट करने का जो सबसे अच्छा उपाय होता है ये होता है वर्षा। शायद आपने पढ़ा होगा कि जब पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ तो पृथ्वी पर जीवन के आरंभ के समय पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत ज्यादा था। यानी कि यहां पर जीवन आया भी नहीं था और जीवन आने के लिए जो एसेंशियल गैसेस थी ये भी मौजूद नहीं थी। इस समय भी प्रकृति ने अपना उपाय किया था और यह हुआ था रेनफॉल के द्वारा। और जब पृथ्वी पर एक वर्षा युग चला तो इस वर्षा युग में जो विषाक्त गैसें थीं ये इस वर्षा जल में मिलकर महासागरों में आ गई थीं। और इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के प्रारंभ में जिन महासागरों का निर्माण हुआ ये एक्चुअल में अम्लीय महासागर थे। यानी कि सेम उसी प्रोसेस के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि भाई किसी भी एरिया में यदि प्रदूषण ज्यादा है और वहां पर रेनफॉल नहीं हो रही है तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से क्लाउड सीडिंग इसको कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसको कृत्रिम वर्षा या फिर आर्टिफिशियल रेनफॉल का आप नाम दे देते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग करने के लिए सामान्यतः हम ये पढ़ते हैं कि एक हवाई जहाज का प्रयोग किया गया, ऊपर से जो सिल्वर आयोडाइड था इसका छिड़काव किया गया, जिसके कारण इन बादलों में मौजूद जो स्मॉल वाटर ड्रॉप्स हैं अर्थात जो जल की बूंदें हैं जिनका आकार बहुत छोटा है, ये बिग वाटर ड्रॉप्स में परिवर्तित की गई। और जब यही जल की बूंदें बड़ी जल की बूंदों में परिवर्तित हो गई और ये क्लाउड भारी हो गए। भारी कैसे होंगे? जब ये अधिक ऊंचाई पर होंगे। तो इनके द्वारा फिर वर्षा कराई गई
और उस स्पेसिफिक स्थान पर वर्षा कराई गई जहां पर आपको एयर पॉल्यूशन को, जहां पर आपको वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना है। यह होती है एक्चुअल में क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया। पर आप बताइए कि भाई न्यूज है एक्चुअल में कि गुरुग्राम के लोकल एरिया में यहां कृत्रिम वर्षा कराई गई है, तो क्या यहां पर एरोप्लेन का इस्तेमाल किया गया होगा? बिल्कुल नहीं। याद रखें कि यह हम पढ़ते हैं, यह अध्ययन भी है और यह बात सही भी है कि एरोप्लेन का यूज करके, आप हवाई जहाज का प्रयोग करके इसका प्रयोग, इस क्लाउड सीडिंग को उत्पन्न करते हैं, कृत्रिम वर्षा को परिणाम देते हैं। परंतु याद रखें इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, कुछ और एसेंशियल तत्व हैं जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि ड्रोन के द्वारा भी क्लाउड सीडिंग की जाती है। यदि आप यहां पर देखें तो जो ग्राउंड बेस्ड जनरेटर होते हैं इनके द्वारा भी सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड के अलावा और भी कई पदार्थ हैं जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड और जिसको आप सूखी बर्फ का नाम देते हैं, ड्राई आइस का नाम देते हैं, इनका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी सामान्यतः यदि बोला जाए तो जो हाइग्रोस्कोपिक एलिमेंट्स होते हैं, अर्थात जिनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो कि जल को अवशोषित कर सकते हैं या फिर जल को धारण कर सकते हैं, ऐसे तत्वों का छिड़काव कर कर इस क्लाउड सीडिंग को जन्म दिया जाता है। और यही किया गया है गुड़गांव तथा उसके आसपास के एरिया में, अर्थात दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। और कहा जा रहा है कि यह तो अभी गुड़गांव में हुआ है, आने वाले समय में और भी कई स्थानों पर इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है। यानी कि याद रखें कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और जो ड्राई आइस होती है, और साथ में ऐसे और भी कई एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि एक्चुअल में हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि अपने अंदर नमी को धारण करते हैं, जो कि वाटर ड्रॉप्स को अपने अंदर समाहित करते हैं। इनका प्रयोग कर कर आप इस आर्टिफिशियल रेनफॉल को जन्म देते हैं। आर्टिफिशियल रेनफॉल की प्रक्रिया को आप एक प्रकार से जारी करते हैं, या फिर कहा जाए तो इसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। और क्या है ये अंतिम लक्ष्य? तो भाई आर्टिफिशियल रेनफॉल का अभी वर्तमान में अंतिम लक्ष्य है वायु प्रदूषण। परंतु जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं, हाँ ये भी कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट है कि भाई हाल ही में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, यदि आपने ना देखा हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इसको सर्च कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके द्वारा जो वायुमंडल लगातार गर्म हो रहा है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए हाल ही में एक प्रयोग किया गया था, जिसमें हीरे का यानी कि 5 मिलियन टन हीरे के चूर्ण को वायुमंडल में छिड़काव के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह भी रिसर्च चल रही है। यदि यह भी रिसर्च हो जाती है तो इसके द्वारा भी वायुमंडल को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और याद रखें कि यदि मान लीजिए आर्टिफिशियल रेनफॉल इन सभी कारणों के लिए, इन सभी जो वायु प्रदूषण हो रहे हैं इनको कंट्रोल कर सकती है, और यदि आर्टिफिशियल रेनफॉल कराना इतना ईजी है, तो भाई उन एरिया में जहां पर सूखा की समस्या है वहां पर आर्टिफिशियल रेनफॉल क्यों नहीं कराई जाती? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी आर्टिफिशियल रेनफॉल कराई जाती है तो एक्चुअल में ऐसे बादल का चयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिसमें वाकई में वाटर ड्रॉप्स हैं, अर्थात वह बादल जो कि वर्षा के लिए उचित माना जाता है। और ऐसे कौन से बादल होते हैं? जैसे कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है ना, कपासी वर्षा मेघ जिनको कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा वर्षा के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो ऐसे बादलों का चयन कर पाना और ऐसी हाइट का चयन कर पाना जहां पर ये बादल उपस्थित हैं, और उस बादल के भी उस एरिया का चुनाव कर पाना जहां जो एक्चुअल में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है, अर्थात इसमें वह बादल जिसमें वाटर ड्रॉप्स वाकई में मौजूद हैं, जिसमें बर्फ के क्रिस्टल वाकई में मौजूद हैं, इनका चयन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिर यदि आपने कृत्रिम वर्षा कराई तो स्पेसिफिक उस एरिया में वर्षा कराना जहां पर आप वर्षा कराना चाहते हैं, यह भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कृत्रिम वर्षा उतने वृहद स्तर पर नहीं कराई जा सकती है जितने वृहद स्तर पर कृषि के लिए आवश्यक होती है। दैट इज वाई यदि आपके मन में यह डाउट आ रहा हो कि भाई सूखाग्रस्त क्षेत्रों में या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर किसी वर्ष बारिश ना होने के कारण जो कृषिगत उत्पादन क्षमता है या न्यून हो गई है या फिर कम हो गई है, यहां पर कृत्रिम वर्षा करा दी जाए, तो ये अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। हाँ, आने वाले समय में यदि ये पॉसिबल हो जाए तो एक बात अलग है ना। परंतु आज वर्तमान में इसी कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करके यह जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है एनसीआर वाले रीजन में, 2-3 वर्षों से आप सुन रहे हैं, परंतु आज ये एनसीआर वाले रीजन में पहली बार किया गया है। ये टॉपिक आप कहां पर नोट डाउन करेंगे? जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, तो भाई जहां पर भी आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी और जहां पर भी आपने मेघों के बारे में पढ़ा है, वहां पर आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हैं। करंट अफेयर की अलग से कॉपी नहीं बनाना है। मैं बार बार बोलता हूं कि करंट अफेयर आपके टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है। तो जहां पर आप इस स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ते हैं, जहां आपने साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने कृत्रिम वर्षा के बारे में भी पढ़ा होगा।
वहां पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ज्योग्राफी में कहाँ नोट डाउन करना है तो मैंने अभी बताया कि जहां पर आपने क्लाउड्स के प्रकार पढ़े होंगे वहां पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यदि आप स्टडी IQIS हिंदी के P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो भाई एक एक करके मैं बताता हूं कि यदि आपका टारगेट 2026 के एग्जाम को क्वालिफाई करने का है तो आप AKV लाइव कोड का यूज कर इन बैचेस का पार्ट 28,999 रुपए में बन सकते हैं। यदि इसका पार्ट बनना है 2026 का, 2027, 2025 का भी यदि आपको पार्ट बनना है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप मेरे थ्रू आए हैं तो ये पता होना चाहिए मुझे कि आप मेरे थ्रू आए हैं। इससे होगा क्या, ये आने वाले समय में आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी जर्नी में, इसमें मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। एक प्रकार से कहा जाता है कि भाई यूपीएससी में क्या क्या हडल्स आ रहे हैं, यदि उनकी जानकारी हमको अच्छे से मिल जाए और कोई हमको बहुत अच्छे से गाइड कर दे कि भाई मैंने ये गलती की थी, आप ये गलती मत करिए, तो आप वो गलती ना करके अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि एक टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहे, और ये कनेक्टिविटी ऑनलाइन क्लास में ये कोड आपको दिला सकता है। तो यदि आप ये चाहते हैं तो आप AKV लाइव कोड का अवश्य यूज करें, और AKV लाइव कोड का यूज करने पर ये बैचेस में आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मेरी मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और फ्री NCERT क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। यदि आप लिंक से नहीं पहुंच पाते हैं तो आप डायरेक्ट गूगल में जाएं, क्रोम में जाएं, वहां पर स्टडी IQ लिखें, जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने पर फिर आप जो होम पेज ओपन होगा वहां पर लिखा होगा UPSC लाइव क्लासेस हिंदी, उस पर क्लिक करने पर ये वेब पेज आपके सामने ओपन होगा। यहां पर भी 2025 के लिए, 2026 के लिए और साथ में ये लॉन्ग टर्म बैच 2027 के लिए है। और यदि आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो यहां पर फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, कुछ ₹1 का अमाउंट आपको यहां पर पे करना होगा। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो अगेन मैं बताता हूं कि AKV लाइव कोड का आपको यूज करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए हो तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।